नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम बात कर रहे थे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और कैसे कैसे जैसे हम ज़मीन में छेद करते हैं या पंक्चर करते हैं तो कैसे वहाँ की गर्मी रिलीज़ होती है, आज़ाद होती है और फिर वो वायुमंडल में मिलकर वायुमंडल को गर्म करती है और इसका असर दूर दूर तक होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमने खदानें बहुत बढ़ा दी हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा निकाल रहे हैं, ऑफशोर माइनिंग कर रहे हैं, हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर चले गए, हम नए नए कॉन्टिनेंटल शेल्फ ढूंढ रहे हैं, नए नए समुद्री किनारे ढूंढ रहे हैं जहाँ की हमें तेल मिल सकता है और भी बहुत तरह के खनिज मिल सकते हैं। क्योंकि हमारी ज़रूरतें बहुत बढ़ गई। हमारी ज़रूरतें चूँकि ज़्यादा हैं इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत ढूंढ रहे हैं और स्रोत मिल जाते हैं तो हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन शुरू कर देते हैं। तो ये तो प्रकृति के तालमेल की बात नहीं हुई ना, ये तो हम तालमेल बिठा के नहीं चल रहे हैं। जो मिल रहा है उसे खोदो और फिर यूज़ कर लो। तो प्रकृति ने इसको रखा था, अगर किसी फॉसिल फ्यूल को या जीवाश्म ईंधन को रखा था तो उसका कोई प्रयोजन होगा ना। तो चलिए पहले देखें जीवाश्म ईंधन क्या है। देखिए, दो तरह के लिविंग बॉडीज़ होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स। उसके अलावा और भी होते हैं अब, तो उनकी भी चर्चा कभी हम करेंगे। तो जितने भी हम प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबका जो शरीर होता है वो हर समय के लिए नहीं होता है, हर समय नहीं टिकता है। कभी न कभी वो ख़त्म होता है और वो मर जाता है। तो मर जाता है तो उसकी दो गतियाँ होती हैं। पहला ये कि वो सरफेस पे रह जाता है, धरातल के ऊपर रह जाता है, वहीं से सड़ करके या किसी प्रकार से वहीं से वहीं वो ख़त्म होके वापस अपने इंग्रेडिएंट्स में मिल करके हवा में, मिट्टी में या पानी में घुल जाता है। ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन है, ये थोड़ा लंबा चलती है, लेकिन ये किसी भी मृत शरीर को धीरे 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 करके ख़त्म कर देती है। शरीर के कुछ हिस्से तुरंत ख़त्म हो जाते हैं, गैस बन के उड़ जाते हैं, कुछ हिस्से मिट्टी में मिलते हैं धीरे धीरे करके, और कुछ हिस्से जैसे कि हड्डियाँ हैं, बाल हैं, नाखून हैं, ये सब वक्त लेते हैं। ये मिट्टी में मिलकर के धीरे 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 डिकम्पोज होने में सैकड़ों हज़ारों साल भी लगा देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डेड मैटर हैं जो कि ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। ज़मीन के अंदर वे दब जाते हैं या समुद्र की तलहटी में जा कर के खो जाते हैं, वहाँ पर वे दफन हो जाते हैं, गड़ जाते हैं। उसके बाद वे प्राकृतिक रूप से सड़ के नहीं ख़त्म होते, बल्कि वहीं पर धीरे 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 उनका रूपांतरण होता है। वे जीवाश्म बन जाते हैं। जीवाश्म बने जीव आश्म, वैसा जीव जो कि पत्थर बन गया हो, पत्थर के रूप में आ गया हो। एक समय जिंदा था लेकिन अभी वो पत्थर या मिट्टी के रूप में आ गया है, ये हुआ जीवाश्म। तो जीवाश्म के रूप में बहुत सारे डेड मैटर जो कि कभी लिविंग थे वे आ जाते हैं। तो वैसी स्थिति में इनका भी धीरे 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 कन्वर्शन दूसरे फॉर्म में, दूसरे मिनरल के फॉर्म में हो सकता है। इस प्रक्रिया में सैकड़ों हज़ारों साल लगते हैं, पर यह कन्वर्शन होता है। और ख़ास करके समुद्र के किनारे या समुद्र के बीच में अक्सर ये दब करके धीरे धीरे ये पेट्रोलियम लाइक सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं, इसलिए इसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और बहुत से लिविंग प्लांट मैटर ये ज़मीन के मिट्टी में दबते 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 हज़ारों साल के बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, धीरे धीरे ये कोयला हो जाते हैं। जो हिस्सा इनका सड़ के वायुमंडल में तुरंत नहीं विलीन होता और मिट्टी में तुरंत नहीं समा जाता, वो बन जाता है फॉसिल यानी कोयला। वो कोयला बन जाता है। तो पृथ्वी पर अरबों टन कोयले का भंडार है इस तरह से। तो अब हम ये प्रश्न उठाएं कि कोयला अगर हम जला ही देते हैं, निकाल ही लेते हैं, इससे बिजली बना ही लेते हैं, ईंधन बना ही लेते हैं, तो उसे क्या हर्ज है। देखिए, कोयला पृथ्वी में आखिर क्यों है। पृथ्वी में सबसे ऊपरी सतह है धरातल, उसके बाद आता है कोयला। तो जब कोयला जहाँ आता है तो कोयला का कुछ तो प्रयोजन होगा। हम तो सीधे इनडिस्क्रिमिनेटली कोयला निकालते हैं और इसको ईंधन बना के जला देते हैं।
तो इसका प्रकृति में क्या रोल था, प्रकृति ने इसे क्यों बनाया था, इसका कोई तो वजह होगा, इसका कोई तो कारण होगा। तो ये कोयला पृथ्वी में एक बहुत बड़ा काम करता है। तो वो काम क्या है? पहला काम है कि ये धरातल के ठीक नीचे होता है और ये पानी का बहुत बड़ा भंडार होता है। जब वर्षा होती है तो फिर पानी जो धरातल पर पड़ता है, वर्षा की बूंदें जो कि धरातल पर पड़ती है, वर्षा की धारा जो कि धरातल पर बहती है, वो सबसे पहले तो जल स्रोत हमारे जो हैं, कुएं, तालाब, पोखर, झीलें आदि, उनको भरती है, नदियों को पुनर्जीवित करती है ये बारिश। फिर उसके बाद बारिश का पानी अंतर के स्रोतों से होता हुआ ये कोयले तक पहुंचता है। इस कोयले में पानी संचित हो सकता है और होता है। ये कोयले का जो लेयर है बहुत ही वेरिंग है, बदलता रहता है, कहीं पतला लेयर, कहीं मोटा लेयर। ये काफ़ी पानी का भंडारण का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। तो ये बरसात के पानी को धरातल की मिट्टी से खींच के ये खुद में जमा करता है। आपने बरसात में देखा होगा, अगर आप किसी कोयले के शहर के पास रहे हैं, मैं तो धनबाद में रही हूँ, मैंने तो कोयला और कोयले का जीवन बड़े करीब से देखा है। तो बरसात में कोयले में से पानी बिल्कुल झरने की तरह गिरता है। अगर कोयला को खोद करके निकाला गया है और वो पानी लिए हुए है और उसे ढोकर ले जाया जा रहा है, तो वो पानी की धार उसमें से गिरती रहती है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? उसी कोयले में से आ रहा है। कोयले में कैसे पानी गया? क्योंकि कोयला पानी को स्टोर करता है, उसका स्वरूप ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा है कि वो पानी को अपने में सोख लेता है। अब आप सोचिए, कोयले का इतना बड़ा भंडार जो कि धरती के अंदर है, वो बरसात के कितने बड़े पानी को, कितने मात्रा में पानी को स्टोर करके रखता होगा। अगर हम इस कोयले को ही निकाल लेते हैं तो क्या होगा? तो कोयले का पानी भी गया, कोयला भी गया, कोयला बाहर आ गया और पानी को रखने वाला कोयला अब नहीं रहा या कम हो गया। तो वैसे स्थिति में क्या होगा? कोयला के हटने से क्या होगा? कोयला के हटने से फिर वही वो जो जियोलॉजिकल एनर्जी है, वो जो पृथ्वी के कोर में व्याप्त जो गर्मी है, वो गर्मी फिर से बाहर का रास्ता ढूंढ लगेगी। क्यों? क्योंकि कोयले का दरवाज़ा अब टूट गया है। कोयले ने जो मार्ग गर्मी का बंद रखा था, वो मार्ग अब खुल गया है। तो पृथ्वी के कोर से निकलती हुई गर्मी अब और धड़ल्ले से मिट्टी के धरातल को चीरते हुए, पार करते हुए वो बाहर को निकलती है। इसमें और मदद मिलती है पानी की अनुपस्थिति से। कोयला हटा तो फिर पानी को स्टोर करने वाले माध्यम भी कम बचे, तो पानी कम रहेगा तो गर्मी और ज़ोर से फेंकेगी। तो ये गर्मी जो वायुमंडल में जाती है और ज़्यादा गर्म करती है। तो ये निश्चित रूप से ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। बहुत सी जगहें जहाँ खदानें होती हैं वहाँ पर स्थानीय रूप से भी काफ़ी गर्मी मिलती है। अगल बगल वातावरण काफ़ी गर्म रहता है। तो ये स्थानीय रूप से व्याप्त गर्मी हम लोकल वार्मिंग कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? लोकल वार्मिंग। ये लोकल वार्मिंग है। स्थानीय रूप से ये गर्मी रहती है और ये स्थानीय गर्मी ही आगे चल कर के बड़े पैमाने पर अगर आ जाए, मान लीजिए कि दुनिया में कई हज़ार लाख जगहों पर इसी प्रकार की स्थानीय गर्मी पैदा हो रही है, तो आप बताइए पृथ्वी का एरिया, पृथ्वी का क्षेत्रफल और पृथ्वी का वायुमंडल है ही कितना। अगर लाखों स्रोत इस तरह के स्थानीय स्तर पर पैदा हो जाएं, तो क्या सारे मिल करके थोड़ी थोड़ी गर्मी को कंट्रीब्यूट करके एक ग्लोबल वार्मिंग का रूप नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल देते होंगे। तो ये सारी ऊर्जाएं मिलकर के एक बृहत्तर नेगेटिव ऊर्जा, जिसे कि हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, को कंट्रीब्यूट करती हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं हेम श्रीवास्तव आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।